नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जालोर के इतिहास की बात करने वाले हैं। जालोर का किला आपके सामने चित्र में है। इस किले को एक तो श्रेणी के नाम से जाने अपन, तो इसको गिरि दुर्ग के नाम से ध्यान रखना। ये कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। पर्वत पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया है? गिरि दुर्ग कहा गया है। जालोर के किले का नाम ये ध्यान रखना, सुवर्णगिरी। ध्यान रखना, जालोर के किले का नाम सुवर्णगिरी, सोनगिरी या फिर इसे कांकनगिरी कहा जाता है। ये जालोर के किले के उपनाम है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी। तो ध्यान रखना, जो स्वर्णगिरी नाम है वो जैसलमेर के किले का नाम है। स्वर्णगिरी जैसलमेर का किले का नाम है। और सुवर्णगिरी या सोनगिरी या सोनगढ़, इसको क्या कह सकते हैं? सोनगढ़। ये किस किले के नाम है? ये जालोर के किले के नाम है। श्रेणी अगर बात करें, कौन सी श्रेणी आती है? गिरी। ऊंची पहाड़ों पर स्थित होने के कारण इसकी कौन सी श्रेणी आती है? इसे गिरि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आइए थोड़ी सी अपन बात करते हैं जालोर के इतिहास के बारे में कि जालोर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। कि जालोर का सबसे प्रतापी शासक जिसे हम कानड़देव के नाम से जानते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और राजस्थान के जो और शाखे हुए हैं उनकी भी विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन जालोर की। तो जालोर में किसका? तो जालोर में भी अपन पढ़ेंगे चौहान वंश। ध्यान रखना, जालोर में भी कौन सा वंश है? चौहान वंश। इससे पहले अपन रणथंभौर और अजमेर दो जगह कहाँ पर क्या पढ़ा? चौहान वंश के बारे में। तो जालोर का देखो, एक तो पूछता है प्राचीन नाम, जालोर का प्राचीन नाम। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। कहाँ लिखा हुआ है? तो ये ध्यान रखना, ये बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। जालोर का प्राचीन नाम कहाँ लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। 1170 ईस्वी का शिलालेख है, सोमेश्वर के काल में लगा था गुणभद्र नामक व्यक्ति के द्वारा। इस शिलालेख में राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। तो यहाँ अपन देखें, बिजोलिया का जो शिलालेख है इसमें जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है। क्यों है? तो इसका कारण भी क्या है? ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण। विशेष रूप से ध्यान रखना, ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर का प्राचीन नाम क्या पड़ा? जाबालीपुर। वर्तमान नाम जालोर पड़ा। वर्तमान नाम जालोर पड़ा। वर्तमान नाम जालोर क्यों है? तो देखो, एक वृक्ष होता है जिसके पील फल लगता है छोटे छोटे। तो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण, किसके कारण? जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसे वर्तमान में क्या कहा गया? जालोर कहा गया। प्राचीन नाम जाबालीपुर, ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना। तो देखिए, किसकी बात करेंगे अपन? जालोर में चौहान वंश की स्थापना। जालोर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई है? 1181-1182 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई है? यह भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? कीर्तिपाल द्वारा। किसके द्वारा? कीर्तिपाल चौहान द्वारा क्या हुई है? जालोर में चौहान वंश की स्थापना हुई है। ये कीर्तिपाल कौन था? तो कीर्तिपाल की अगर अपन बात करें, कीर्तिपाल शासक था नाडोल।
कीर्तिपाल शासक था नाडोल, और नाडोल पड़ता है पाली में। तो ये नाडोल का जो शासक था इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया और सामंत सिंह को पराजित किया, सामंत सिंह को पराजित किया। और सामंत सिंह वहां से डूंगरपुर चले गए और डूंगरपुर में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। लेकिन सामंत सिंह का भाई था कुमारपाल, कुमारपाल, इस कुमारपाल द्वारा इस कीर्तिपाल को पराजित किया गया और कीर्तिपाल भागकर जालोर आ गया और जालोर में इसने चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो इंपॉर्टेंट कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की है, तो ये किसके द्वारा की गई है, कीर्तिपाल चौहान द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम बात करें, इसको उपाधि है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कीर्तिपाल को क्या उपाधि है, तो ध्यान रखना क्या है, कीतु एक महान राजा। ध्यान रखना, जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने, और कीर्तिपाल को उपाधि क्या है, कीतु एक महान राजा। अब ये उपाधि किसने दी, तो ये भी ध्यान रखना किसने प्रदान की, मुहणोत नैणसी ने प्रदान कर दी। ध्यान रखना ये उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, मुहणोत नैणसी द्वारा प्रदान की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कीर्तिपाल चौहान को उपाधि है कीतु एक महान राजा, ये उपाधि किसके द्वारा, मुहणोत नैणसी द्वारा प्रदान की गई। अब मुहणोत नैणसी को, मुहणोत नैणसी अब कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब भी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी मारवाड़ या जोधपुर के शासक, जोधपुर के जसवंत सिंह के दीवान थे। ध्यान रखना जोधपुर के शासक क्या थे, जसवंत सिंह के दीवान थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। कौन, मुहणोत नैणसी, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के ये दीवान थे, मंत्री पद पर थे। और इस मुहणोत नैणसी को मोस्ट इंपोर्टेंट एक उपाधि है, इसे राजपुताने का, इसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। किसको, मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। क्योंकि देखो अकबर के दरबारी विद्वान नवरत्नों में से एक अबुल फजल, इनका जीवन और मुहणोत नैणसी का जीवन दोनों का एक जैसा था। दोनों ने ही अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आत्महत्या की थी, दोनों को ही जेल में डाल दिया गया था। तो इसे राजपुताने का अबुल फजल कहा है। और किसने कहा है, तो जयपुर निवासी, जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने, जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कीर्तिपाल को क्या दी गई है, उपाधि दी गई है कीतु एक महान राजा। किसने प्रदान की है, तो ये मुहणोत नैणसी ने प्रदान की है। मुहणोत नैणसी कौन थे, ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा है, जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने। इनके अगर दो ग्रंथों की अपन बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है। ग्रंथ, ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक तो देखो नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, और मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत, ये दो ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है, मुहणोत नैणसी के द्वारा की गई है। दोनों राजस्थान के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, मुहणोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये इनके द्वारा क्या की गई है, ग्रंथों की रचना की गई है। तो ये थोड़ा सा परिचय था अपना जालोर के बारे में। आगे बढ़ते हैं जालोर के अंदर। अब देखो प्रमुख शासकों की अपन बात करें, ठीक है। प्रमुख शासकों में देखो, जैसे अगर कीर्तिपाल की बात करें तो कीर्तिपाल था अल्हण का पुत्र। कीर्तिपाल किसका पुत्र था, अल्हण का पुत्र। इसके अलावा अपन बात करें कि जालोर का सबसे प्रतापी शासक, जालोर का
सबसे प्रतापी शासक। तो कौन था, ये ध्यान रखना, जालोर का सबसे प्रतापी शासक था कानड़देव चौहान। जालोर का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कानड़देव चौहान, जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ थी और मुख्य रूप से जालोर में जो पढ़ा जाता है वो कानड़देव के बारे में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इनके अगर पिता की बात करें तो पिता कौन थे, सामंत सिंह। ठीक है, इससे पहले देखो समर सिंह हुए, उदय सिंह हुए, चाचिंग देव हुए, तो ऐसे क्या हुए, प्रमुख शासक हुए, लेकिन उनका इतिहास में कोई विशेष योगदान नहीं है। तो क्रम से अगर पढ़ना चाहें, कीर्तिपाल था, कीर्तिपाल से पहले अलहन था, फिर उसके बाद अपन बात करें समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव। ठीक है, तो ये क्या हुए, जैसे कौन कौन से, समर सिंह, फिर अपन बात करें उदय सिंह, बात करें अपन कौन, चाचिंग देव और सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद में शासक कौन हुआ, कानड़देव, 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक शासक कौन बने हैं, कानड़देव चौहान बने हैं। ध्यान रखना कि जालोर का सबसे प्रतापी शासक कौन है, कानड़देव चौहान, 1305 से लेकर 1311 तक। ठीक है, अब कानड़देव की जानकारी, जैसे अपन ने रणथंभौर में पढ़ा था, वैसे ही कानड़देव की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक तो ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। ध्यान रखना कौन सा ग्रंथ है, कानड़देव प्रबंध। ग्रंथ की रचना किसके द्वारा, पद्मनाभ के द्वारा। ध्यान रखना। और दूसरा, इनके एक पुत्र थे वीरमदेव, तो वीरमदेव सोनगरारी वात, तो इस ग्रंथ के रचना भी कौन थे, पद्मनाभ। तो कानड़देव की जो हमें जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से कहाँ से, कानड़देव प्रबंध से और वीरमदेव सोनगरारी बात। इसके अलावा अपन बात करें मोहनोत नैन्सी भी क्या कहते हैं, इनकी जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक इतिहासकार और हैं, कौन, फरिश्ता। तो फरिश्ता के माध्यम से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, कानड़देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। दोबारा देखना कि कानड़देव के संबंध में हमें जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात। ये दोनों ग्रंथों की रचना की गई है पद्मनाभ द्वारा। और इसके अलावा मोहनोत नैन्सी और फरिश्ता भी हमें किसकी जानकारी देते हैं, कानड़देव की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े, रणथंभौर के इतिहास में अपन देखते हैं कि 1299 की जो बात है उसमें जब रणथंभौर के शासक जिस समय हमीरदेव चौहान थे, उस समय की अपन ने बात की थी कि गुजरात विजय से लौटती हुई सेना का जालोर में झगड़ा हो गया था। ध्यान रखना, जालोर से लौट रही सेना, भाई गुजरात से लौट रही थी जालोर होकर, तो इसके सेनापति थे अलाउद्दीन के दो सेनापति थे, नुसरत खां और उलुग खां, और दो मंगोल सेनापति थे। मंगोल सेनापति कौन, मोहम्मद शाह और खैबरू। ठीक है, ये मंगोल थे। इनके बीच में जब धन का बंटवारा होता है तो ये अधिक धन रख लेते हैं और इनको कम देते हैं। ठीक है, तो इस कारण इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, धन को लूट लेते हैं। ये धन को लूटकर हमीर की शरण में चले जाते हैं और इनकी लड़ाई का जो फायदा उठाते हैं वो कानड़देव के दो सेनापति, कानड़देव के सेनापति कौन, जेता और देवड़ा, वो क्या करते हैं कि इस लड़ाई के दौरान ये क्या करते हैं, सोमनाथ के शिवलिंग के 5 टुकड़े लेकर आते हैं। 5 टुकड़ों को लेकर आते हैं, शिवलिंग को खंडित करते हैं और उसके 5 टुकड़ों को लेकर आते हैं। और जो मांस का व्यापार करते हैं उनको मांस तोलने के लिए देना चाहते थे। यहाँ पर जैता और देवड़ा इन शिवलिंगों को इनसे छीन लेते हैं और जालोर में 5 स्थानों पर स्थापित करते हैं। जालोर में
शिवलिंग को 5 स्थानों पर स्थापित करते हैं और जो धन होता है उसको भी लूट लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अलाउद्दीन जो आक्रमण करेगा उस आक्रमण का प्रमुख कारण क्या रहा कि जैता और देवड़ा द्वारा क्या कर लिया गया, इसकी सेना को लूट लिया गया, जिसके कारण अलाउद्दीन कहाँ आक्रमण करेगा, जालोर पर आक्रमण करेगा। अब अलाउद्दीन अपने एक सेनापति को भेजता है। अलाउद्दीन किसको भेजेगा, अपने सेनापति को। बात करें हम 1305 की, कानड़देव शासक बना कब, 1305 ईस्वी में 1311 ईस्वी तक। तो इधर जालोर का शासक तो कानड़देव, जालोर का शासक कौन, कानड़देव, और दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्या करता है, अलाउद्दीन अपना एक सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी, ध्यान रखना, अपना एक सेनापति भेजता है 1305 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जैसे ही कानड़देव शासक बनता है अलाउद्दीन जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपने एक सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजता है। एन उल मुल्क द्वारा 1305 में कानड़देव के साथ अलाउद्दीन की संधि करवा दी जाती है और इस संधि के तहत ये डिसाइड होता है कि कानड़देव कहाँ जाएगा, अलाउद्दीन के दरबार में जाएगा। कहते हैं कि कानड़देव ने इस संधि को स्वीकार कर लिया था और कानड़देव कहाँ चला गया था, अलाउद्दीन के दरबार में चला गया था। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग बातें हैं। नैणसी तो क्या कहते हैं, नैणसी तो कहते हैं कि कानड़देव संधि के तहत कानड़देव कहाँ गया था, एके के दरबार में। ध्यान रखना, नैणसी के अनुसार तो कानड़देव कहाँ गया था, अलाउद्दीन के दरबार में, संधि के तहत जो 1305 में हुई थी। वहीं फरिश्ता क्या कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं कि नैणसी नहीं गया था, दरबार के अंदर कौन गया था, वीरमदेव गया था। वीरमदेव क्या गया था, कहाँ, एके के दरबार में। ध्यान रखना, नैणसी कहते हैं कि कानड़देव गया था और फरिश्ता कहता है कि वीरमदेव गया था। और यहाँ पर कानड़देव जब गया तो यूँ कहते हैं कि अलाउद्दीन ने यूँ कहा कि अब राजस्थान में ऐसा कोई सम्राट नहीं है जो मेरे से क्या कर सके, मुकाबला कर सके। और ये बात सुनकर कानड़देव दरबार से वापस लौट जाते हैं, जो बात अलाउद्दीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ अपन बात करें किसकी, वीरमदेव की। वीरमदेव कहते हैं कि दरबार में गया और वहाँ अलाउद्दीन की जो पुत्री थी फिरोजा द्वारा वीरमदेव को पसंद किया जाने लगा, या हम कहें कि उससे प्रेम करने लगी और इससे विवाह करना चाहती थी। अलाउद्दीन को जब इस बात का पता लगा तो उसने वीरमदेव को दरबार में बुलाया और विवाह का प्रस्ताव रखा। वीरमदेव ने कहते हुए मना कर दिया कि वो हिंदू है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कभी भी विवाह नहीं करेगा, और इतना कहकर वो वहाँ से दरबार में लौट आते हैं। तो जालोर पहुँचते हैं तो अलाउद्दीन के ये दोनों ही बातें अगर अपन माने तो अलाउद्दीन के विरुद्ध थी, और अलाउद्दीन द्वारा फिर कहाँ आक्रमण किया गया, जालोर पर आक्रमण किया गया। जालोर आक्रमण से पूर्व हम बात करेंगे कि राजस्थान में एक दुर्ग और पड़ता है जिसे सिवाना दुर्ग कहा जाता है। सिवाना दुर्ग के दो उपनाम, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी, यानी कि अगर जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना है तो पहले हमें सिवाना दुर्ग को जीतना होगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, आगे के वीडियो में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बात और हम करें इसमें कि जो वीरमदेव था इसके द्वारा कहा गया कि मामा लाजे भाटी कुल लाजे चौहान जे मैं पढ़नू तुर्कनी सूरज उगे भाण, यानी कि अपने कुल की जो इज्जत है उसके लिए क्या नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। और अगर मैं इनसे विवाह करता हूँ तो कहाँ, सूरज कहाँ से उगेगा, पश्चिम में उगेगा। वहीं बात की गई किसके द्वारा, जो अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा ने कहा वर वरू तो वीरमदेव, नहीं रहूं अखन कुंवारी, यदि विवाह करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जालोर के आगे की कहानी, सिवाना दुर्ग और जालोर दोनों के आक्रमण की कहानी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।